हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जो भी हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, उन सब के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के हमारे, इसमें प्रत्येक दिन ये क्वेश्चन सीरीज हमारी रहेगी और इसके अंदर 10 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के होंगे और इसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे 5 से 10 क्वेश्चन है वो हिंदी ग्रामर के रहेंगे, व्याकरण के रहेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन वो हिंदी साहित्य के रहेंगे। तो ग्रामर वाले भी इसको अवश्य ही देखें, जिनको केवल व्याकरण, हिंदी व्याकरण की आवश्यकता है उसको भी वो भी अवश्य देखें, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के रखे जाते हैं ये टॉपिक वाइज प्रत्येक दिन रखे जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो परीक्षाओं में पीछे पूछे जा चुके हैं। तो केवल जो हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने सबसे पहले ये रख दिया है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी और उसके बाद हिंदी साहित्य वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं। और जो भी आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य है तो आपको हिंदी ग्रामर भी और हिंदी साहित्य भी, यानी हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों आपको करने हैं। चलिए, आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साथ साथ सभी आंसर देते जाएंगे कमेंट करके। कोशिश करेंगे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक आपके लिए भी शर्त रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप इस क्लास को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के पास भेज दें, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेंगे और उन्हें भी लाभ मिल सके। अगर आप डिटेल क्लास लेना चाहते हो हिंदी साहित्य की, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी की, तो इसके नीचे, क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां आप ऐप पर जाकर उन कोर्स का फायदा उठा सकते हो, लाभ ले सकते हो। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी सभी आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझकर आसान रखा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पहला ही कठिन रख दे और मस्तिष्क में बने कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, ऐसा एक हमारे मस्तिष्क के अंदर ये कहीं तस्वीर ना बन जाए कहीं, इसलिए मैंने आसान ही रखा है। सभी जितने भी लोग उपस्थित होंगे सभी कमेंट करके जरूर आंसर देंगे, देख रहे हैं वो साथ साथ आंसर देते रहेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं आंसर क्या रहेगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, सभी जानते हो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। ध्यान देना, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन आंसर निकालते समय बहुत ही ध्यान से आंसर निकालना है हमें, है ना। स्वर संधि, कभी ऐसा ना हो कि स्वर याद ही ना रहे, ध्यान में ही स्वर न आए और संधि के कितने भेद हैं ये क्वेश्चन पढ़ा और हम आंसर दे बैठे कितने, 3, है ना। कभी 3 आंसर न दे दें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना क्या पूछा है, स्वर संधि पूछा गया है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद हुआ करते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा आया है, किस विकल्प में गलत विच्छेद दिया गया है। किस विकल्प के अंदर जो विच्छेद है वह विच्छेद आपका क्या है, गलत है। ये 4 आपके पास विकल्प दिए गए हैं, किस विकल्प में गलत विच्छेद दिया हुआ, संधि विच्छेद गलत किसमें है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर्वेक्षण का है सर्व प्लस ईक्षण, पुत्रषणा का है पुत्र प्लस ऐषणा, उपयुक्त का है ऊपरी प्लस उक्त और आशातीत का है आशा प्लस अतीत। जल्दी जल्दी बताएंगे क्या उपयुक्त नहीं है, मतलब क्या संधि, किसका संधि विच्छेद गलत है, सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, और वह आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, पुत्र प्लस ऐषणा। क्या हो जाएगा, पुत्र प्लस ऐषणा हो जाएगा, ध्यान देना। आंसर हो जाएगा हमारा बी, पुत्र प्लस ऐषणा। आगे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्यों गलत है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर ऐषणा नहीं होता, ऐषणा नहीं होता, शुद्ध क्या होता है आपका, ऐषणा हुआ करता है, ऐषणा नहीं होता, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही है। आज संधि के ही क्वेश्चन उठाए गए हैं व्याकरण के, कि इनमें से किस विकल्प में संधि सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे। दिक् प्लस मंडल दिग्मंडल बनाया गया, एक प्लस एक एकैक बनाया गया, स्त्री प्लस उचित स्त्रियोचित बनाया गया, पितृ इच्छा बनाया गया।
सभी लोग आंसर देंगे, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे। आप देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सही है, बी सही है। 1 + 1 क्या है, एक एक होता है। एक में कौन सा स्वर है, ए का, ए 1 नंबर का स्वर है। और जो आई है ये ए है, ये कौन से नंबर का है, 3 नंबर का। जब एक के साथ 3 नंबर के स्वर का मेल होता है तो कौन सी संधि हो जाती है, विरोधी संधि। और विरोधी संधि में क्या आती है, 2 मात्राएं, यानी ए और ए मिलकर क्या बन जाती है, आई बन जाती है। बाकी इसमें देखो दिक् प्लस मंडल है, ये किसी भी वर्ग का पहला है, व्यंजन संधि का उदाहरण। किसी भी वर्ग का पहला और इसका संयोग किसी भी वर्ग के किससे, 5वें से होगा तो पहला अपने 5वें में बदल जाएगा। पहला किस में बदल जाएगा, अपने 5वें में बदल जाएगा। तो ये कै था, ये किस में बदल जाना चाहिए था आपका, कै का 5वां क्या है, अंग हो जाएगा। और कै आधा तो कै भी अंग भी क्या, आधा हो जाएगा, यानी ग नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर अंग बनना चाहिए था। और दिन मंडल हमारा शब्द शुद्ध हो जाता। तो ये जो है ये हमारा अशुद्ध है। फिर देखो स्त्री प्लस उचित है, स्त्री प्लस में ये ई प्लस उ बराबर क्या बनता है, ओ बनता है। ई प्लस उ बराबर क्या बन जाता है आपका, ओ। गुण संधि का उदाहरण है, और गुण संधि में कभी भी यह नहीं बनता दोस्तों। ई प्लस में उ बराबर ओ बनना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। पितृ प्लस इच्छा, देखो ये री है, ये 2 नंबर का स्वर है। और जब 2 नंबर के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो संधि कौन सी बन जाती है, यण बन जाती है। और आप जानते हो कि यण संधि के अंदर जो री होती है, इस री का क्या बन जाता है, इस री का क्या बन जाता है, रे बन जाता है। आधा तय और रे मिलकर क्या बना देता है, त्रय बना देता है। और शब्द सही शुद्ध क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि पितृच्छा शब्द हमारा होना चाहिए था, पितृच्छा शब्द है ना, त्रय होना चाहिए था, त्रि ही नहीं रहना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। सही हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। अगला क्वेश्चन है निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। विकल्प है निह प्लस लेप, नी प्लस लेप, निर प्लस अलेप, या फिर निह प्लस लेप। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी कमेंट करके, है ना। निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या हो जाएगा, निह प्लस लेप हो जाएगा। आप जानते हो कि यदि इह के बाद यदि ई आर छोटी ई आई है, इह के बाद विसर्ग है और इसका सहयोग किसी भी आपके सघोष से हो जाता है, यानी किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे, है ना, इनसे हो जाता है। या फिर ये कहे कि किसी भी ये रे ले व से या है से हो जाता है, तो विसर्ग का क्या बन जाता है, रे बन जाता है। और शब्द क्या बन जाएगा, निर्लेप। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो जाता है दोस्तों कौन सा, डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है गुण संधि का उदाहरण है। इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। विकल्प है महर्षि, पाठक, अभ्युदय और मतक्य। जल्दी से बता दें सभी कि इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, जल्दी जल्दी सभी बताएंगे। देखो हम जानते हैं कि जो गुण संधि होती है हर व्यक्ति में एक ना एक गुण होता है ना, यानी कि उसमें क्या मिलती है, शब्द के बीच में या तो हमें एक की मात्रा मिलेगी या फिर ओ की, यानी कि एक मात्रा मिलती है या फिर क्या मिलता है, अर का साउंड मिलता है, ये कॉमन पहचान है। तो देखो शब्द दिया गया महर्षि, अर की साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, अर की साउंड आ रही है, यानी इसमें क्या बना हुआ है, अर बना हुआ है। ए मिल गया है में और रे आधा होने की वजह से ऊपर चला गया, आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि। पाठक शब्द के अंदर, पाठक शब्द के अंदर नहीं है। अभ्युदय शब्द के अंदर ये से पहले आधा वर्ण आया है तो यण संधि है। मतक्य शब्द में शब्द के बीच में 2 मात्रा आई है तो वृद्धि संधि है। और गुण का उदाहरण क्या हो जाएगा, गुण का उदाहरण हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कौन सा, एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है दत्ते प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या होगा। दत्ते प्लस अरि संधि विच्छेद का सही शब्द क्या होगा, ये हमें देना है। तो जल्दी से बता दीजिएगा सही शब्द क्या होगा दत्ते प्लस अरि का। देखो यह के अंदर कौन सा स्वर है, ए का स्वर है,
और संयोग भी किससे हुआ है, ऐसे समान स्वर आ गए। और जब समान स्वर आ जाते हैं तो कौन सी संधि होती है हमारी, दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बनता है क्या, दीर्घ ही बनता है, यानी बड़ा ही बनता है। तो ए प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। यानी कि यह के ऊपर यह में जो ए था और इसे ये ए दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आ, और यहाँ से ए कट हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, दत्यारी शब्द हमारा बन जाएगा। तो देखिए किसमें दिया गया है, दत्यारी शब्द यहाँ दिया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा स और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन सा संधि शब्द गलत है, इनमें से कौन सा जो संधि शब्द है वह गलत है। मातृ प्लस आ गया मात्राज्ञा बनाया, देवी प्लस अर्पण देव्यार्पण बनाया, है ना। वाक प्लस ईस वागीस बना दिया, वर्षा प्लस ऋतु से वर्षार्तु बना दिया। जल्दी से बता दें कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध नहीं है। देखो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो बनाया गया है, यहाँ जो बनाया गया ये मातृ प्लस आज्ञा से मात्राज्ञा बनाया गया, बिल्कुल सही है। देवी प्लस अर्पण से देव्यार्पण बनाया गया, यण संधि का उदाहरण बिल्कुल सही है। वाक प्लस ईस से वागीस बन गया, ये व्यंजन संधि का उदाहरण बिल्कुल सही है। इधर देखो वर्षा, यहाँ पर क्या है, आ स्वर आया है। कौन सा स्वर, आ का संयोग किससे हुआ है, री से। आ कितने नंबर का स्वर है, एक नंबर का। री कितने का है, दो का। एक के साथ दो का संयोग होगा तो दो नंबर की संधि, यानी कि कौन सी होगी, गुण संधि। और गुण संधि में आप जानते हो क्या बनता है, गुण संधि के अंदर बनता है अर, अर बनता है, आर नहीं बनता, ध्यान देना। क्या बनता है, अर बनता है। और यहाँ क्या बना दिया गया है, आरतु बना दिया गया है, यानी सही शब्द क्या हो जाएगा, वर्षर्तु। क्या हो जाएगा, वर्षर्तु हो जाएगा। फिर देखो एक रह यहाँ लगा दिया, एक रह यहाँ लगा दिया, ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, महोषधम। महोषधम शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी, महोषधम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। महोषधम का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ओसम, महोषधम का, महोषधम का क्या हो जाएगा, महा प्लस औषधम, है ना। इसकी महा प्लस औषधर्म, ध्यान देना कि महा प्लस महोषध, महोषधम शब्द दिया गया तो महा प्लस औषधम से बना हुआ है क्या, महा प्लस औषधम, महा प्लस औषधम। इस मैं के नीचे हलंत लगा देना। अच्छा ये लगा हुआ है ना पहले, महा प्लस यहाँ ध को गायब कर दिया गया ना, इसके नीचे मैं के नीचे हलंत लगा दो, महा प्लस औषधम, आ, है ना। और औ मिलकर, आ कितने नंबर का है, दो नंबर का। और औ कितने नंबर का, आ एक नंबर का है। औ कितने नंबर का है हमारा, औ दो नंबर का। एक के साथ दो का मेल होगा, औ कितने का, तीन का है, तीन नंबर का। ए आई ओ औ तीन का है, एक के साथ तीन का मेल होगा तो संधि भी तीन नंबर की। तीन नंबर की कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि में हमेशा क्या आती है, दो मात्रा आ जाती हैं जो हमें शब्द के बीच में दिखाई दे रही है। चाहे ओ का मेल हो चाहे औ का मेल हो, बनेगा क्या, औ ही बनेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, तीन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, भवन। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा, भवन किस संधि का उदाहरण है, पहले तो ये बताएंगे कि भवन किस संधि का उदाहरण है, और उसके बाद बताएंगे कि भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से देख लीजिएगा, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो। भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखो भवन किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, भवन जो है वो आपके किसकी संधि का है, अयादि संधि का। हमने देख लिया, वैसे पहले पूरा वर्ण है तो संधि कौन सी है, अयादि। अयादि संधि के अंदर क्या बन रहा हमारे पास, औ। औ वह किससे बनता है, अयादि संधि में वह किससे बनता है आपका, या तो बनता है ओ की मात्रा से या औ की मात्रा से। ओ अगर औ बन रहा है तो ओ की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा तीन। भो प्लस अन से क्या बन जाएगा, भवन। अगर भवन शब्द आ जाता तो किससे बन जाता, भऊ प्लस अन से बन जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया, और अगला क्वेश्चन है, गंगोदक को कौन सी संधि है, गंगोदक शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा।
वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि? गंगोदक में कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि गंगोदक में कौन सी संधि है। देखो, शब्द के बीच में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? हमें शब्द के बीच में मात्रा दिखाई दे रही है एक, और एक दिखाई दे रही है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? आप जानते हो शब्द के बीच में एक मात्रा या तो किसके अंदर बनती है? स्वर संधि के गुण भाग के अंदर, या फिर किसके अंदर बन जाती है? आपकी विसर्ग संधि में बन जाती है। तो यहाँ विसर्ग कुछ दिया ही नहीं, तो ज्यादा आपको मस्तिष्क ही नहीं लगाना। किसमें एक गुण होता है व्यक्ति के अंदर, यानी कि क्या? गुण संधि। किसे? हर व्यक्ति में एक तो गुण अवश्य ही होता है, यानी एक मात्रा आए तो क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ तक के क्वेश्चन थे दोस्तों, वो क्वेश्चन थे आपके किसके? यहाँ तक के जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, वो क्वेश्चन आपको दिए गए थे किसके थे? ये क्वेश्चन आपके थे ग्रामर के, व्याकरण, हिंदी व्याकरण के। अब जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे हमारे हिंदी साहित्य के, और हिंदी साहित्य के भी कम से कम हम 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं। 30 से 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो जो हिंदी व्याकरण के लिए क्लास ले रहे थे वो लेफ्ट कर सकते हैं। अब हिंदी साहित्य वाले यहाँ आ जाए। देखें, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है? किसने? इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथों? किशोरी लाल गुप्त, ध्यान देना, किसने? किशोरी लाल गुप्त ने प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया है। तो जल्दी जल्दी आंसर दे दें। विकल्प आपके सामने हैं। मैं हिंदी साहित्य वालों के विकल्प नहीं बोलूंगी, क्योंकि विकल्प बहुत लंबे लंबे इनके होते हैं, समय बहुत लगेगा। जल्दी जल्दी बताएं। इस्तबार दैला लिटरेरी हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? जल्दी से बता दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसकी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक थी, और उसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको इधर ही ले आती हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, और अगला क्वेश्चन आया है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिखाई दे रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जल्दी जल्दी आंसर देते रहे सभी लोग। किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? जल्दी से बताएंगे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल, ये अलंकृत है, ये रह यहां नहीं आएगा, ध्यान देना। अलंकृत काल के नाम से किसने? अलंकृत इस रह को यहां से काट देना। अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? विकल्प है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नगेंद्र। जल्दी जल्दी बताएं, अलंकृत काल किसने कहा है? क्लियर दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? किसने कहा है? मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? डी, आंसर हो जाएगा ए, मिश्र। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ध्यान दे लेना। उत्तर मध्य काल को यानी रीतिकाल को किसने कहा है? अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ट्रिक से याद रखेंगे कि ये जो मिश्र बंधु थे ये रीति से अलंकृत रहा करते थे। रीति से क्या रहते थे? अलंकृत रहते थे। आगे आया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से कौन से इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 693 है? ध्यान देना। ऑप्शन पे बहुत, क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से ध्यान देना हमें। 693 है। 693 किसने माना है? 693 आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना है? 993। 993 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं सदी से माना है, और डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सा? 7वीं सदी से माना है। और 693 किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना गया।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास आया क्वेश्चन है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल आरंभिक काल का नामकरण किन दो नामों से किया है? जल्दी जल्दी बताइए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किन दो नामों से किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, संधि काल और चारण काल। राम कुमार से मैंने याद करवाया आपको, ये क्या है, राम है, और राम के कुमार की हमेशा ही क्या हुई थी, आलोचना, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था। और राम ने कहा रावण से या तो संधि कर लो नहीं तो चरणों में गिरा दूंगा। क्या, या तो संधि कर लो नहीं तो चरणों में गिरा दूंगा, यानी कि संधि काल और चारण काल नाम इन्होंने दिए हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, और वह अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार हिंदी निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? बहुत ध्यान से आंसर देना है, सभी कमेंट करके आंसर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके आंसर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। बताइए, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है या उचित नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों, रीतिकाल। क्यों हो जाएगा, ध्यान दें, क्योंकि कालक्रम के अनुसार तो मध्यकाल है, आदिकाल मतलब सबसे पहला काल, उसके बाद के समय में आया मध्यकाल, उसके बाद के समय को क्या कहा गया, संक्रांति काल कहा गया। लेकिन रीतिकाल तो कालक्रम के आधार पर नहीं था, रीतिकाल तो किसके आधार पर था, रीति की प्रवृत्ति के आधार पर था, कालक्रम के आधार पर नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? निम्न में से किस आलोचक ने या किसी, ये कहें कि लेखक ने कालों का जो नामकरण दिया वो उनकी प्रवृत्ति के आधार पर दिया है? सभी बता देंगे आंसर, जल्दी से कमेंट करके आंसर देंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा क्या हमारा, आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जानते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी नामकरण किया है वो किसके आधार पर, उस काल की रीति के आधार पर किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। ये पंक्तियां किसकी हैं? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जल्दी जल्दी बता दें सभी। रहीम, कबीर, कृपाराम या बिहारी, किसकी पंक्तियां हैं? सभी लोग बताएंगे किसकी हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा, आंसर हो जाएगा ए। किसकी हैं ये पंक्तियां? ये रहीम दास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है? दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक ही काल से क्वेश्चन है या सभी कालों से क्वेश्चन उठाए गए हैं। 10-10 क्वेश्चन हम लगभग सभी कालों से करने वाले हैं। जैसे पहले 10 व्याकरण के हो गए, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन हमारे किसके हो गए, उसके बाद 10 क्वेश्चन हमारे हो गए आदिकाल के। अब हम देखने जा रहे हैं भक्ति काल से, फिर आ जाएगा रीति काल, फिर आधुनिक काल, और ये रोजाना इस प्रकार का क्रम हमारा रहेगा। तो बताएं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम आपको देना है। विकल्प है निमकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य। कौन है बताइए सभी। द्वैताद्वैतवाद, दो के भी दो, द्वैताद्वैतवाद या भेदा भेदवाद किसका था? निम्बकाचार्य का। मैंने बताया था आपको कि एक ट्रिक से याद करवाया था, निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य का मतलब नींबू से लगा लो, और जिसकी बुद्धि सनक जाए। इनका संप्रदाय कौन सा था? सनकादि संप्रदाय या फिर हंस संप्रदाय, है ना। तो जिसकी बुद्धि सनक जाए उसे नींबू को के भी दो भाग या फिर अनेक भागों में काट कर पिला दो, सनकी हुई बुद्धि सही हो जाएगी और हंस की तरह बोलने लगेगा, है ना। यानी हंसादि
हंसादि संप्रदाय था, सनकादि संप्रदाय, ये सब किसका था? निम्काचार्य का था। द्वैतवाद किसका था? निम्काचार्य का। बाकी इसका अर्थ क्या होता है ये सभी आपको डिटेल क्लास में समझाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बताएं कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का। दोस्तों इसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हो तो इस क्लास के नीचे आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको ऐप का, और उस ऐप पे जाके आप हिंदी साहित्य की डिटेल तैयारी कर सकते हैं। अनेक बैच हैं, उन बैच का आप लाभ ले सकते हैं सभी। चलिए आगे बढ़ जाएं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर, जानते हो किसने? तुलसीदास ने। संस्कृत को छोड़कर शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था किसने? तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, क्वेश्चन है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? बताइए जल्दी जल्दी। अद्वैतवाद के थे, द्वैताद्वैतवाद के थे, शुद्धाद्वैतवाद के थे, या फिर विशिष्टाद्वैतवाद के थे? जल्दी जल्दी बताते चलें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी। आंसर हो जाएगा डी, विशिष्टाद्वैतवाद। क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य का, है ना। और तुलसी भी किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। ध्यान रख लेना क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। राम विशिष्ट होते हैं इसीलिए तो उनके आगे हम क्या लगा देते हैं? श्री, यानी श्री संप्रदाय इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, कबीर परचयी के रचनाकार कौन हैं? जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। कबीर परचयी के रचनाकार कौन हैं? नाभादास, अनंतदास, धर्मदास या सुंदरदास? आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? अनंतदास। जानते हो कबीर ने अनंत परचय दिए, ऐसे याद करवाया था आपको कि कबीर ने अनंत परचय दिए हैं। देखो कबीर परचयी, कबीर ने अनेक परचय दे दिए। अनेक कहते हैं ना वृद्ध लोग, तुम पर्चे दे रहे हो यानी कि क्या कर रहे हो? तुम अपनी वाणियों को रख रहे हो। तो अनंत पर्चे दे दिए थे, आनंददास की थी। अगला क्वेश्चन आया, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद, अगला क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए जल्दी जल्दी। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट क्या कौन है? राम। राम क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, इसीलिए उनके आगे श्री लगाया जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका था? रामानुजाचार्य का। और इनका संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय इन्होंने दिया है। याद रखिएगा, राम विशिष्ट थे इसीलिए उनके आगे श्री लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि कबीर के निर्गुण पंच का आधार भारतीय वेदांत, निर्गुण पंथ है ये, निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? किसने कहा कि कबीर का जो निर्गुण पंथ है उसका आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व रहा है? कौन कह सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल कहते हैं कबीर के पास अपना कुछ भी नहीं था, इसने उधार लिया है। कहां से? सूफियों से इसने उधार लिया, वैष्णव से इसने उधार लिया, शैव से इसने उधार लिया है ना। और उधार लेके अपना एक निराला पंथ खड़ा कर दिया है ना। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यानी कि कबीर की जो वाणियां हैं वो उधार की वाणियां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कबीरदासी से संबंधित कौन सा कथन सही है? कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं थोड़ी साइड में हो जाती हूँ, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए जल्दी जल्दी। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। दूसरा, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव जन्य ज्ञान पर अधिक महत्व दिया। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव का विरोध करते थे, है ना। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। आप सभी जानते हो कि वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। उसने कहा कि, जानते हो कबीर ने बहुत सारी ऐसी पंक्तियां दी हैं और उन्होंने प्रतिक्षेप करते हुए कहा है कि पत्थर पूजे हरि, मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पी से खाए संसार, है ना। तो वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं क्या मानते थे? एक आवश्यक बुराई जरूर मानते थे, ये ध्यान दे लेना। क्वेश्चन है, इनमें से किसी कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है?
कौन सा जो कवि है वो संत काव्य से संबंधित नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहिएगा, है ना। अग्रदास, रैदास, कबीरदास या धन्ना? अच्छा क्वेश्चन है, सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्रदास, क्योंकि अग्रदास जो थे वो राम भक्ति काव्य शाखा के कवि थे, आपके संत कवि नहीं थे, है ना। कहा ना हमने कि केशव और तुलसी के फूल लेकर आगे खड़े हो जाते हैं सेना के, आगे खड़े हो जाते, आगे मतलब अग्रदास, उसी ट्रिक में था ना। तो ये राम भक्त कवि थे आपके। रैदास, धन्ना, पीपा, कबीर ये सभी संत काव्य धारा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। ललित ललाम किसकी थी? सभी जानते हो, आंसर हो जाएगा हमारा सह क्या? मतीराम। ललित ललाम किसकी थी दोस्तों? मतीराम की पुस्तक थी। मती, ललित, ललाम। ये मती कहाँ रहती है? हमारे ललाम। ललाम का मतलब मस्तिष्क, है ना, ये पटल। ललाम का मतलब ये पटल, और ये मती भी कहाँ रहती है? इस पटल में रहती है। तो ऐसे याद करवाया हुआ है आपको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कौन सी रचना देव की नहीं है? रस मंजरी, रस विलास, भवानी विलास, अष्टयाम देव की कौन सी नहीं है? जल्दी से बता दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आंसर हो जाएगा हमारा ए, रस मंजरी। रस मंजरी किसकी है? रहीम दास की रचना है, आपकी देव की नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? सेनापति की रचना इनमें से कौन सी है? जल्दी से बता दीजिएगा। श्रृंगार निर्णय है, कवि कुल कल्पतरु है, छंदमाला है, कवित रत्नाकर है। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? तो जानते हो सेनापति की क्या है? कवित रत्नाकर है। कवि कुल कल्पतरु, तरु पर किसको चढ़ा दिया? किसको? श्रीपति को। पति को हम कल्प तरु पर चढ़ा देते हैं, ध्यान देना। पति को क्या? कल्प तरु। याद रहेगा किसकी हो जाएगी? श्रीपति की, श्रीपति की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। क्वेश्चन है, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जल्दी जल्दी बताते रहे। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भूषण कवि या महाराज जसवंत सिंह? जल्दी से बताएंगे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी जानते हो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा डी, जसवंत सिंह। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कवि घनानंद से संबंधित, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ स्क्रीन को। कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कथन पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों के से सर्वथा भिन्न थी। दूसरा, वे प्रेम की पीर के कवि हैं। तीसरा, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। चौथा, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। जल्दी से बताएं कौन सा सही नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता रहा है कि इनमें से घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर आप सब लोग जानते हो, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सही। नहीं जानते हो तब भी हमें जान लेना चाहिए कि भाषा की इन्होंने अविधा शक्ति का सुंदर प्रयोग नहीं किया। बाकी ये कविता जो दरबारी साहित्य उस समय लिखा जा रहा था, सर्वथा इन्होंने भिन्न भिन्न जाकर क्या किया? स्वच्छंद साहित्य लिखा था। प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं कि इनकी वाणी का जो प्रादुर्भाव है वो इश्क का दर्द, और ये कहें कि प्रेम की पीड़ा और इश्क के दर्द को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार था। कौन सा? विरोधाभास अत्यंत प्रिय अलंकार माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से बताएंगे सभी कि रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहला है गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना। दूसरा, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं। वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्यापक व्याख्या परक रचनाएं। तो जल्दी जल्दी बता दें आंसर क्या होगा दोस्तों। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में जानते हो, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में कौन सा शब्द रीति का अर्थ देता है? रीति का अर्थ अलंकार, रस, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करना क्या कहलाया? रीति कहलाया। एक विशेष परिपाठी कहलाया, जिसको हमने क्या कह दिया? रीति कह दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आया।
अगला क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। संस्थापक पूछा है, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या? आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर सी हो जाएगा बाबू तोता राम। जब बाबू तोता है ना, तोता जब बाबू बाबू बोलता है तो कथा भी संवर्धित हो जाया करती है। करवाया था सभी को ट्रिक से, आंसर हो जाएगा हमारा से। संपूर्ण साहित्य इसी प्रकार के लॉजिक से करवाया हुआ है जो कभी आप भूलते नहीं है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अगर कोई नहीं जुड़ा हुआ है कि जिसने पहले मेरे से कभी नहीं लिया है कोर्स और वो ट्रिक से ये सारा साहित्य करना चाहता है, तो नीचे ऐप मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से इसका लाभ ले सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, ये किसके कथन थे? जानते हो जब पत्रिका का निर्वाह किया जा रहा था तो इतनी कंगाली आ गई कवि के पास कि वह पत्रिका को ही लगातार नहीं रख पाया, तो पत्रिका के लिए चंदा मांगने चला जाता है और उस समय कहता है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो बता दीजिएगा ये किसके कथन है? किसके कथन है? प्रताप नारायण मिश्र के। किसके कथन है? प्रताप नारायण मिश्र के। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र की, प्रताप नारायण मिश्र ने ये कथन कौन सी पत्रिका के लिए कहे? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कौन सी पत्रिका के लिए कहे थे। अगला क्वेश्चन है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण भट्ट या बद्री नारायण चौधरी। जल्दी जल्दी बता दें, आंसर सभी जानते हो। बद्री बद्री देख कर बद्री नारायण भट्ट मत कर देना, है ना। क्या आ जाएगा? बद्री नारायण चौधरी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? जल्दी जल्दी बताएंगे। एक ट्रिक बहुत अच्छे से करवाई गई है। भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा, बदर बदर बोलने से न तो जग का कल्याण होगा न ही मुक्ति मिलेगी। माँ अंबिका, पिता राधा चरण गोस्वामी और भाई बहन राधा कृष्ण दास भी क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे बदर बदर बोलने से, है ना। जानते हो बदर बदर मतलब बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी है ना। और भट्ट भारतेंदु ने कहा, भट्ट कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। यहाँ क्या दिया गया? बाल कृष्ण शर्मा। बाल कृष्ण शर्मा नहीं थे, कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट थे। न तो प्रताप मिलेगा न ही जग का कल्याण होगा, है ना। जग से क्या था? जगमोहन ठाकुर जगमोहन थे, तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? स्वच्छंदतावादी साहित्य की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। जल्दी जल्दी बताएं कि स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा? एक, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता नहीं। स्वच्छंदतावादी कभी बाह्य जगत को महत्व नहीं देता। स्वच्छंदतावादी अपनी स्वच्छंदता के आधार पर ही लिखता है, अपनी आंतरिक अनुभूतियों को ज्यादा प्रकट करता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर या वह किसी नियम का पालन नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आंसर हो जाएगा हमारे पास एक। अगला क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशूल। किसके द्वारा कहा गया था? फेडरिक पिंकार्ट का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, कीर्ति प्रसाद खत्री का या राधा कृष्ण दास का? सभी जानते हो। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्नति कैसे होगी इस निबंध से ये लिया गया, उन्नति कैसे हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे तत्व क्या होना चाहिए? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे महत्व तत्व क्या होना चाहिए? बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। मात्रिक छंदों के बजाय वर्ण वृत्तों का प्रयोग,
बौद्धिकता का अपेक्षा भावुकता की प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। जल्दी से बता दें, अब जानते हो आंसर हो जाएगा नई नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद को अन्वेषण कहा है। आज इतना ही करते हैं दोस्तों, बाकी कल फिर मिलते हैं इसी समय पर आपके साथ ही। और ये प्रत्येक दिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके रहेंगे। कल नई कविता से संबंधित भी क्वेश्चन रहेंगे। कल जो है वो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, नई कविता के रहेंगे, उपन्यास के रहेंगे, नाटक के रहेंगे, निबंध और कहानी, कल इनसे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन एक शर्त है दोस्तों कि अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास आपको शेयर करना पड़ेगा, ताकि एक अच्छी सी स्ट्रेंथ बन जाए और क्वेश्चन करवाने के लिए मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। और आप लोग अच्छी लगी है क्लास तो लाइक करके अवश्य जाइएगा।